Hello, dear students. I hope you are all doing well. तो आज हम पॉलिटी के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। पॉलिटी चूँकि एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, तो पॉलिटी का जो मेन कंपोनेंट होता है फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एसएसबी के हर एक सिलेबस में ये होता है। ठीक है। तो हम स्टार्ट कर लेंगे फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक्स ऑफ। ठीक है, यहाँ से आपकी पॉलिटी के बेसिक्स स्टार्ट होते हैं। फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आप यहाँ ये मानो कि यहाँ से ही इंडियन पॉलिटी स्टार्ट होती है। तो कुछ डेवलपमेंट्स है, एक्ट्स बने, वो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं करने। ठीक है, अगर सिलेबस में वो था तो ऐड कर लेंगे, या हिस्ट्री में भी आप उसको पढ़ोगे। तो फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज का टॉपिक है हमारा। चलिए, सबसे पहले जान लेंगे हम कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिनोट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक सेटअप होता है, गाइडलाइंस होती है या इंस्ट्रक्शंस होती है। किसको इंस्ट्रक्शंस दे रही है? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक मतलब एक लॉ होता है, ये एक मतलब फ्रेमवर्क होता है जिस हिसाब से अंडर विच द गवर्नमेंट गवर्न। हर एक कंट्री की गवर्नमेंट जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही गवर्न करती है। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे सुप्रीम होता है और यहाँ से ही गवर्नमेंट अपने जो मतलब एक्टिविटीज़ है वो यहाँ से ही करती है। फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखो आप। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात अगर कर लेंगे हम, ये सेट ऑफ गाइडलाइंस होती है, इंस्ट्रक्शंस होती है। इंस्ट्रक्शन किसको होती है? गवर्नमेंट को, कि आप किस हिसाब से अपनी गवर्नमेंट चला सकते हो, आप किस हिसाब से अपनी गवर्नमेंट को रन कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेन होता है हर एक गवर्नमेंट का। देखिए, जो कि हम डील कर रहे हैं यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किस तरह से फ्रेम हुआ। हमें पता है कि बिफोर द इंडिपेंडेंस, प्रायर टू इंडिपेंडेंस, इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। 1947 से पहले 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, उससे पहले इंडिया अंडर ब्रिटिश कंट्रोल था। ओके, तो ब्रिटिश कंट्रोल जब था तो यहाँ पे ब्रिटिश के पॉलिसीज, लॉज, वो सब इंडिया में चल रहे थे। क्लियर है यहाँ तक बात? तो 1947 से पहले इंडिया के लोगों ने बहुत डिमांड करी कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन दे दो। ठीक है, यानी कि एक हमारे लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन दे दो जो सिर्फ हम लोगों के लिए होगा, क्योंकि ब्रिटिश के लाज बहुत सप्रेसिव थे। ठीक है, बहुत रूड लाज चल रहे थे इंडिया पे, तो इंडिया के लोगों ने वो बर्दाश्त नहीं किया। ठीक है, तो वो चाह रहे थे कि हमें ब्रिटिश का कानून के अंडर हम रन नहीं करेंगे, ब्रिटिश के कानून के अंडर हम गवर्न नहीं कर लेंगे, लेकिन हमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए? इंडिया के लोग ही जिसको बनाए, और किसके लिए बनाए? इंडिया के लोगों के लिए। इसीलिए इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में आप बहुत सारे पर्सनालिटीज़ के बारे में सुनोगे। ठीक है, उस बहुत सारी पर्सनालिटीज़ के बारे में आप जान लोगे। उनमें से एक पर्सनालिटी महात्मा गांधी, हम सब जानते हैं, हर एक ने नाम सुना होगा। ठीक है, जिसका मेथड था पीसफुल मेथड वगैरह, आप हिस्ट्री में पढ़ लोगे। तो यहाँ पे देखो, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड इंडिपेंडेंस से पहले भी बहुत डिमांड्स हुई कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन दे दो। इनमें से एक डिमांड 1922 में गांधी जी ने करी। यहाँ से आपकी पॉलिटी स्टार्ट हो रही है। इट वाज गांधी जी इन 1922 हु सेड दैट देयर शैल बी ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, या देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, यानी कि हिंदुस्तान के लिए अपना आइन होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स आइन होना चाहिए, टू बी फ्रेम्ड बाय द इंडियंस फॉर इंडिया। ठीक है, टू बी फ्रेम्ड बाय द इंडियंस फॉर इंडिया। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा आपको कि गांधी जी ने डिमांड की 1922 में, क्या डिमांड की? कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। चलो ठीक है, मान लिया ये कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को कौन ड्राफ्ट करेगा, कौन फ्रेम करेगा? इंडिया के लिए लोग ही। टू बी फ्रेम्ड बाय इंडिया फॉर इंडिया। ठीक है, यहाँ पे टू बी फ्रेम्ड बाय इंडिया फॉर इंडिया, इंडिया के लोग ही बनाए। किसके लिए बनाएंगे? अपने लोगों के लिए, इंडियन के लिए ही ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो उन दिनों एक पॉलिटिकल पार्टी थी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 1885 में इस्टेब्लिश हुई। ठीक है, ये मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी उन दिनों हिंदुस्तान में। तो इसने इस कंसेप्ट को रेटिफाई किया। ठीक है, किसने किया? इस कंसेप्ट को, गांधी जी के इस कंसेप्ट को, कि देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया टू बी फ्रेम्ड बाय द इंडियंस फॉर इंडिया, इसको रेटिफाई किया आईएनसी ने। कब? 1938 में। और इस डिमांड को
कब एक्सेप्ट किया ब्रिटिशर्स ने? 1940 में। देखिए 1922 में डिमांड किया, फिर 1940 में एक्सेप्टेंस मिली इसको। ऐसा क्यों हुआ आगे हम जान लेंगे। अब तक ब्रिटिशर्स ने क्यों नहीं माना, ऐसा क्या हुआ कि 1940 में ब्रिटिशर्स मजबूर हुए गांधी जी की डिमांड को मानने के लिए, जिसने बोला था कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए इंडिया के लिए, जो कि इंडिया के लोग ही बनाएंगे, इंडिया के लोगों के लिए। आई थिंक यहाँ तक आप सबको क्लियर हुआ होगा। चलिए फिर आगे। तो अब क्या हुआ, इस डिमांड को ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट तो किया, लेकिन गांधी जी ने सिर्फ कंसेप्ट दिया था। क्या कंसेप्ट दिया था? कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए जो हिंदुस्तान के लोग बनाएंगे, हिंदुस्तान के लोगों के लिए। लेकिन कैसे बनाएंगे, ये गांधी जी ने नहीं बोला था कैसे बनाएंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इस देखो, फिर एक कंसेप्ट आया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, यानी कि एक कंसेप्ट आया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम बनाएंगे पहले, और उसी के मेंबर्स ही इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेंगे। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को वही मेंबर्स ड्राफ्ट करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स होंगे। तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे आया, किसने दिया इंपॉर्टेंट कंसेप्ट? 1934 एक पर्सनैलिटी याद रखिएगा, एम.एन. रॉय। हमेशा पूछा जाता है हु गेव द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एम.एन. रॉय ने 1934 में कंसेप्ट दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और देखिए क्या उसने क्या कहा एम.एन. रॉय ने, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुड बी फ्रेम्ड फॉर इंडिया। ठीक है, इंडिया के लिए यार एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम कर लो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगी। सिंपल सी बात, ठीक है, यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करो, फ्रेम करो, और ये हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लेगी। एम.एन. रॉय ने ये कंसेप्ट 1934 में दिया। तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट किया। मैंने ऊपर बोला 1940 में एक्सेप्ट किया। क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि हम सब जानते हैं 1939 में वर्ल्ड वार सेकेंड चल रही थी। ठीक है, स्टार्ट हुई 1939 में। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया का सपोर्ट हमारे साथ रहे। ठीक है, इंडिया के लोग हमें सपोर्ट करें ताकि हम वार में स्ट्रांग रहे। तो उन्होंने बोला चलो, अब तक तो उनकी डिमांड नहीं पूरी की थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला चलो हम इंडिया की डिमांड पूरी कर लेंगे ताकि ये हमारे साथ लॉयल रहेंगे। ठीक है, हम वार पे हमारे साथ ये सपोर्ट करेंगे। ठीक है, हमारा ही सपोर्ट कर लेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने इनकी ये डिमांड एक्सेप्ट की कि हम इनको कॉन्स्टिट्यूशन देंगे, और जो एम.एन. राय ने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पहले फ्रेम करो जो कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। तो इसी को एक्सेप्ट करते हुए कैबिनेट मिशन प्लान को भेजा गया इंडिया में। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने कैबिनेट मिशन प्लान को भेजा, और इस कैबिनेट मिशन प्लान के तहत एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान क्या हुआ, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, या सीधा आप ऐसे बोल सकते हो, एज पर कैबिनेट मिशन प्लान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फ्रेम्ड फॉर इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया के लिए फ्रेम किया गया, और इसके मेंबर्स 389 थे, 389 मेंबर्स। ठीक है, इनमें से इन 389 मेंबर्स में से 296 इलेक्ट किए हमने, और 93 नॉमिनेट किए गए। क्योंकि हम जानते हैं कुछ स्टेट्स इंडिया के कुछ स्टेट्स प्रिंसली स्टेट्स थी, वहाँ पे जो उनका हेड होता था प्रिंस होता था। ठीक है, तो प्रिंस ने अपने मेंबर्स को नॉमिनेट किया कि ये भाई ये बंदा हमारा जो है, हम इसको नॉमिनेट करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएगा, बैठेगा। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग में हिस्सा लेगा। तो 296 को इलेक्ट किया और 93 को नॉमिनेट किया गया। क्योंकि हम जानते हैं उन दिनों कुछ प्रिंसली स्टेट थे। ठीक है, तो उन प्रिंसली स्टेट्स में से 93 ने अपने जो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स भेजे, यानी कि इंडिया के जो प्रिंसेस थे उन्होंने नॉमिनेट किया कि भाई हमारी स्टेट से ये बंदा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठेगा। ठीक है, नॉमिनेट किया, और इन 296 को हमने इलेक्ट किया था, 93 को नॉमिनेट किया। नॉमिनेट किसने किया? इंडियन प्रिंसेस ने। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस टू 299। पहले कितने थे? 389। ठीक है, 296 इलेक्टेड एंड 93 नॉमिनेटेड, लेकिन ये नंबर रिड्यूस हुआ और ये नंबर 299 तक रिड्यूस हुआ। क्यों हुआ ऐसा, वो आगे जान लोगे आप। इन 299 में से 229 इलेक्टेड थे और 70 नॉमिनेट थे। नॉमिनेट किसने किया? फिर से नॉमिनेटेड बाय इंडियन प्रिंसेस, यही मेंबर्स रह गए। लेकिन ऐसा क्यों नंबर रिड्यूस क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं 14 अगस्त, और ये कब हुआ? 14 अगस्त को। ठीक है, जब 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली थी। ठीक है, तो उनके लिए एक सेपरेट, बिकॉज ऑन 14 अगस्त 1947
सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज फ्रेम्ड फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को फ्रेम किया गया। तो उससे इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे, क्योंकि पहले हम जानते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान वाज अ सिंगल यूनिट थे कि तब तक एक ही मुल्क था, लेकिन पार्टीशन हुआ 1947 में 14 अगस्त को। तो तब जाके इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितने मेंबर्स रह गए, 299, याद रखिएगा ये, और ये नंबर भी मत भूलिएगा। 229 इलेक्टेड थे और 70 नॉमिनेटेड थे। चलो फिर आगे, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली, इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली, बन गई इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फ्रेम हुई। तो अब क्या होती, जब भी कोई बॉडी फ्रेम होती है तो ऑब्वियसली बात है कि वो मीटिंग करते हैं, फर्स्ट मीटिंग। तो मीटिंग में क्या डिसाइड होता है कि भाई हम अपना प्रेसिडेंट किसको रखेंगे या चेयरमैन किसको रखेंगे। ऐसा ही कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ भी हो रहा है। देखिए क्या हुआ, फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। कब इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली दफ़ा मिल रही है, पहली बार मिल रही है। और इन्होंने क्या किया, डॉक्टर सचिनिंदा सिन्हा को अपॉइंट किया। डॉक्टर सचिनिंदा सिन्हा इसको अपॉइंट किया सीनियर मोस्ट मेंबर, क्योंकि देखो इसको अपॉइंट क्या किया था, एज एन इंटीरियम चेयरमैन। इंटीरियम होता है टेम्पररी, परमानेंट नहीं, टेम्पररी चेयरमैन था ये, या प्रेसिडेंट था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, कौन, डॉक्टर सचिनिंदा सिन्हा। ऐसा क्यों, इसी को क्यों अपॉइंट किया गया चेयरमैन, इंटीरियम चेयरमैन या प्रेसिडेंट। बाकी 329 तब तक 389 थे, उनमें से किसी और मेंबर को क्यों नहीं अपॉइंट किया गया एज ए चेयरमैन, क्योंकि डॉक्टर सचिनिंदा सिन्हा वाज द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये मतलब सीनियर मोस्ट को ही क्यों अपॉइंट किया गया, क्योंकि फ्रेंच कन्वेंशन को फॉलो करते हुए। ठीक है, ऑन 11th ऑफ दिसंबर 1946। अब देखो यहाँ पे आप याद रखोगे, दो दिन के बाद यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हो रही है। पहली 9 दिसंबर के बाद आप देखोगे 2 दिन ऐड करोगे 11 दिसंबर, उसके बाद 2 दिन करोगे 13 दिसंबर। ठीक है, ऐसे ही होगा नीचे तक। ऑन 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड। याद रखिएगा, डॉक्टर सचिनिंदा सिन्हा को अपॉइंट किया गया था, लेकिन राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया। क्या इलेक्ट किया गया, परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसको बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट। डॉक्टर सचिनिंदा था इंटीरियम चेयरमैन या प्रेसिडेंट, और वो अपॉइंटेड था, ये इलेक्टेड था। ठीक है, उसके बाद एस.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और बी.एन. राव को लीगल एडवाइज़र बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ तक उतना समझाने की ज़रूरत नहीं थी, जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने आपको बोल दिए हैं। तो नीचे देखो, फिर मैंने आपको बोला 2 दिन के बाद होगा, डेवलपमेंट्स होती है 2 दिन के बाद। 11 दिसंबर के बाद खुद याद रहेगा आपको 13 दिसंबर आएगा 1946, इम्पॉर्टेंट 13 दिसंबर 1946। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया एक रेजोल्यूशन। कहाँ पे किया, देखो इसने क्या किया था, इंट्रोड्यूस फेमस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इंटीग्रेटेड सोवरेन और रिपब्लिक। ठीक है, 3 पिलर्स इस रेजोल्यूशन के थे, इंटीग्रेटेड, सोवरेन और रिपब्लिक। इस सॉरी प्लीज एक सेकंड, हाँ चलिए, इस रेजोल्यूशन को पास किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कब किया, 22 जैन 1947 में। हालांकि कब किया था, 13 दिसंबर 1946 में किया था इंट्रोड्यूस, लेकिन जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने 22 जैन 1947 को इस रेजोल्यूशन को पास किया। अब देखो इंडिया का प्रेम्बल, अगर अब भी देखोगे आप, उसमें हमें ये आइडिया रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड, सोवरेन एंड रिपब्लिक, यानी कि इंडिया एक इंटीग्रेटेड कंट्री है, सोवरेन है। सोवरेन का मतलब होता है कि किसी की भी इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं होगी पॉलिसी मैटर्स पे, इंडिया के ही गवर्नमेंट खुद ही। ठीक है, यानी कि सोवरेनिटी है इंडिया के ऊपर। उसके बाद रिपब्लिक होता है, मतलब जो यहाँ पे हेड होता है, हेड ऑफ द स्टेट, वो इलेक्ट होता है, जैसे हमारा प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेजोल्यूशन, इस रेजोल्यूशन की बेसिस में, किस रेजोल्यूशन की बेसिस में, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था, इस बेसिस में इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क है, जिसको हम प्रेम्बल बोलते हैं, वो ड्राफ्ट हुआ यहाँ से ही। ठीक है, यहाँ से ही उसका आइडिया मिलता है हमने। ठीक है, यहाँ से ही वो आइडिया रिफ्लेक्ट हुआ, किसका आइडिया, प्रेम्बल का आइडिया। कहाँ पे, इंटीग्रेटेड, सोवरेन, रिपब्लिक, जो रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद देखिए टिल 14 अगस्त 1947, अब तक
5 सेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वेर हेल्ड, यानी कि 5 मीटिंग्स हुई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। कब तक? 14 अगस्त 1947। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, इसको देखो क्या होता है। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का काम था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर ले, और कैसे ड्राफ्ट करें, ठीक है। तो बहुत सारे कमिटीज़ आ गई इस पे। एक इम्पॉर्टेंट कमेटी जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, इसको कब अपॉइंट किया गया? 29 अगस्त 20 ऑफ, ठीक है, 29 अगस्त 1947 कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी वाज अपॉइंटेड। और इसके 7 मेंबर्स थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर्स थे, जिसका चेयरमैन था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। याद रखिएगा प्लीज़, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? बी आर अम्बेडकर। अक्सर यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बी आर अम्बेडकर लिखा जाता है, लेकिन हमने पता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखा जाता है इसके बदले, लेकिन हमें पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्रेसिडेंट था या चेयरमैन था, लेकिन बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी का। और कुछ मेंबर्स थे इसके ड्राफ्टिंग कमेटी में, एन गोपाला स्वामी अयंगर, ठीक है, अलादरी कृष्ण स्वामी अय्यर, उसके बाद के एम मुंशी, सईद मोहम्मद सईदुल्लाह, ठीक है। लेकिन ये 2 नाम आप याद रखेंगे नीचे, जो ये वाले नाम, बी एल मिट्टर और डी पी खेतान, क्योंकि ये 2 रिप्लेस हुए। बी एल मिट्टर को रिप्लेस किया के माधव राव ने, और डी पी खेतान को हु डाइड इन 1948 एंड वाज रिप्लेस्ड बाय टी टी कृष्णमाचार्य, ठीक है। यहाँ पे के माधव राव से किस मेंबर ऐड हुआ, और 7th मेंबर टी पी खेतान की जगह टी टी कृष्णमाचार्य इसकी बदले ऐड हुआ इस ड्राफ्टिंग कमेटी में। तो अब क्या था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बोला ड्राफ्टिंग कमेटी को, चलो आप कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके दे दो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट जो है वो प्रिपेयर करके दे दो। ड्राफ्टिंग कमेटी का सिर्फ काम है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका ड्राफ्ट तैयार करेगा, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना किसका काम है? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की ही अपॉइंट की गई एक कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी है, जिसका काम था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट को प्रिपेयर कर लेगी, और जब ड्राफ्ट प्रिपेयर हुआ वो सबमिट करना है इनको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, ताकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उसको फिर अच्छे से देख लेगी कि हमने कौन कौन से प्रोविजन रखते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे, कौन कौन से हमने एलिमिनेट करने हैं, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी का सिर्फ काम है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट को प्रिपेयर कर लेगी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी में क्या है, ड्राफ्टिंग कमेटी को अब देखना है, ठीक है, कि हम किस तरह से ये ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लेंगे। तो इसने बहुत सारे, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 12 डॉक्यूमेंट है, ठीक है। 12 डॉक्यूमेंट इन द सेंस कि इसको बहुत सारी कंट्रीज से लाया गया है, सिर्फ एक ही कंट्री का नहीं है, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज को विजिट किया ड्राफ्टिंग कमेटी ने, जो भी सूटेबल मॉडल था, फिट ऑफ द फिटेस्ट मॉडल जो था, वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने लाया, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज को विजिट किया, अबाउट 60 कंट्रीज को ड्राफ्टिंग कमेटी ने विजिट किया। क्यों किया विजिट? टू प्रिपेयर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने के लिए। इट टुक ड्राफ्टिंग कमेटी लेस देन 6 मंथ्स टू प्रिपेयर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट। एग्जैक्टली 141 डेज ही लगे थे इनको कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट प्रिपेयर करने में, ठीक है। अब तक सिर्फ इनको कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट प्रिपेयर करना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना नहीं है, ठीक है। तो इट टुक ड्राफ्टिंग कमेटी लेस देन 6 मंथ्स। इन्होंने लगभग 60 कंट्रीज को विजिट करा था कि इनको ड्राफ्टिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट है उसको प्रिपेयर करना है। उसके बाद क्या हुआ, अब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट प्रिपेयर हुआ। पहले ही बोला मैंने आपको कि ड्राफ्टिंग कमेटी का काम है कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट को प्रिपेयर करना। अब इन्होंने प्रिपेयर किया तो ये कहाँ रखेगी इस ड्राफ्ट को? ऑब्वियसली बात है कि इनको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सबमिट करना है इस ड्राफ्ट को। तो यही प्रोसीजर फॉलो करते हुए 21 फरवरी 1948 कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट वाज सबमिटेड टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। ये ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट प्रिपेयर किया ड्राफ्टिंग कमेटी ने, इसको सबमिट किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। कब? 21 दिसंबर 1948 में। और अब क्या करेगी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? जब इसके पास कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट पहुंचा तो अब ये देख लेगी कि भाई कौन कौन से प्रोविज़न इन्होंने लाया है, कहाँ से लाए हैं प्रोविज़न, क्या हिंदुस्तान के लिए ये सूटेबल रहेंगे, कौन सा मॉडल फिट रहेगा, उन मॉडल को हम रखेंगे, उस प्रोविज़न को रखेंगे, बाकी को हम डिलीट कर लेंगे। तो फ्रॉम 13 नवंबर 1948 टू 17 अक्टूबर 1949 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एनालाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट क्लास बाय क्लास, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इसने क्या किया, इस कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट को क्लास बाय क्लास एनालाइज किया, अच्छे से देख लिया कि कौन सा क्लास हमने लगेगा, कौन सा क्लास हमको किस क्लास को हमने रखना है, ठीक है।
तो इसने अच्छे से इसको स्टडी किया, इस ड्राफ्ट को, जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने प्रिपेयर किया था। तो उसके बाद क्या होता है, 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड। याद रखिएगा, 26 ऑफ नवंबर 1949 इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ, मतलब तैयार हुआ, एडॉप्ट एक्सेप्ट किया कि हाँ हमने यही कॉन्स्टिट्यूशन रखना है। लेकिन बात याद रखिएगा यहाँ पे, 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट हुआ, एनफोर्स क्यों नहीं हुआ उसी दिन, उसका रीज़न यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा। 24 जैन 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट लगभग ऑलमोस्ट बहुत सारे मेंबर्स ने इसको, ठीक है, साइन किया था। 284 बहुत मेजॉरिटी मिली थी इसको, 284 मेंबर्स ने इसको साइन किया था। किसके मेंबर्स थे 284? ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे। लेकिन फिर 26 ऑफ जैन 1950 को ही हम क्यों इन्फोर्स किया, इसी दिन में हमने क्यों इसको इन्फोर्स किया, देखिए इसका भी एक रीज़न है। 26 ऑफ जैन 1950 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इन्फोर्स, क्योंकि इस सेम डेट में क्या था, पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट किया गया था 1930 में। इसी दिन में पूर्ण स्वराज, जिसको इंडिपेंडेंस डे भी बोला जाता है, उसको सेलिब्रेट किया था 1930 में ही, ठीक है। तो इसीलिए 26 जैन को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको एनफोर्स किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनफोर्स्ड ऑन 26 ऑफ जैन 1950। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है।